नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता हो कि ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं साइड बाय साइड ये फुल कोर्स की सीरीज़ भी चला रही हूँ जिसमें कि सारे कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ। तो वो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर पक्का क्लिक कर लेना ताकि सारी वीडियोज़ आपको हमारी मिलती रहें। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हैं तो आपको सबसे पहले तो प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली कि आप 50 क्वेश्चन को बैठकर अच्छे से करेंगे इनको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार अध्यक्ष तथा एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष से जुड़े हैं? तो ये कहाँ से जुड़े हैं? एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ये परंपरा कहाँ से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, कॉमन सभा, ग्रेट ब्रिटेन, या प्रतिनिधि सभा यूएसए, या लोकसभा भारत, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो आपको पता हो कि जो ये एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ये परंपरा ग्रेट ब्रिटेन की है, कॉमन सभा की ग्रेट ब्रिटेन की है। और इंग्लैंड में क्या होता है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा यहाँ चलती है। जो व्यक्ति स्पीकर पद पर कार्य कर रहा है उसको क्या करते हैं कि उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुन लेते हैं, और सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा राजनीतिक दल सदन में आया है बहुमत लेकर, लेकिन जो पहले का स्पीकर होता है उसे ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एक बार का अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष। ये परंपरा इंग्लैंड में फॉलो की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो रहा है, कॉमन सभा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन कार्यात्मक यानी कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मिल है, या ग्रीन है, या जीडीएच कोल है, या एचजे लास्की हैं? कौन है? तो जो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों एक ही बात है। तो ये इसके प्रतिपादक कौन है? जीडीएच कोल है। जीडीएच कोल का मानना है कि जो है ये जो जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक विभाजन करने के बजाय किस आधार पर करना चाहिए? जो प्रमुख धंधे होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनकी गणना की जानी चाहिए और फिर प्रतिनिधियों को जो है देश के व्यवसायिक विभाजन के आधार पर प्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिए। ऐसा जो है जीडीएच कोल मानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? जो निम्न कथन दिया गया है ये किसने कहा है? ठीक है, तो स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा है, किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्लंटस्ली, WB मुनरो और स्मिन, या JS मिल। किसने कहा है ये कथन? तो जो अगर हम बात करें, ये जो है मुनरो, WB मुनरो जो हैं, ये कहते हैं कि जो है स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि इन्होंने जो स्वतंत्र राजनीतिक दलों को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो रहा है, WB मुनरो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक सामाजिक समूह के हों या विचार। यह विचार किसने दिया है?
जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? देखते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग का है, या किम्बाल यंग का है, या लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का है, या हरमन फाइनर का है? किसका है? तो लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का कथन ये है, जो उपर्युक्त कथन है ये लियोनार्ड डब्ल्यू डोब द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। और ये कहते हैं कि जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है। जो जनमत होता है वो लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक सामाजिक समूह के हों। तो ऐसा लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? किसने किया है? जो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण की बात हो रही है यहाँ पर, हन्ना आरेंट ने किया है, कार्ल पॉपर ने किया है, या एसपी हंटिंगटन ने किया है, या सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड ने किया है? किसने किया है? तो इसका जो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी कौन सी बुक है? सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड की इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज और क्या है? बिहेवियरल एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, ये है इनकी बुक का नाम। इसी में इन्होंने ये बात कही है, जो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए हैं। जो मानव इतिहास के क्रम में कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे इतिहास के जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड में बताया है कि इस समय इस इतिहास के इस काल में ये जो है समाज था, इसमें ये समाज था, उन्होंने बताया है। मैंने अपने जो कार्ल मार्क्स का लेक्चर दिया है उसमें जो है ये चीज़ें हमने बताई भी हैं। आज उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो उनके समाजों के उद्भवन का सही कालानुक्रम आपको बताना है। जो काल का अनुक्रम है वो सही ऑर्डर में रखना है आपको। तो ऑप्शन है दास सामंती, आदिम साम्यवाद, पूंजीवादी, इनको पहले देख लेते हैं ठीक से। दास, सामंती, आदिम साम्यवाद, पूंजीवादी, या सामंती, आदिम साम्यवाद, दास, साम्यवादी, या आदिम साम्यवाद, दास, सामंती, पूंजीवादी, या साम्यवादी, सामंती, दास, या समाजवादी। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मार्क्स के अनुसार आदिम समाजवाद सबसे पहले आएगा, फिर दास समाजवाद आएगा, फिर सामंती आएगा, तब पूंजीवादी आएगा, उसके बाद फिर साम्यवाद आएगा, जो कि मार्क्स के अनुसार है। तो वो यहाँ पर दिया नहीं गया, इसी का क्रम जो है सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। निम्न में महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? हेनरी मैन, मैकाले, लास्की, या सिविक? ये सिजविक होगा यहाँ पर, सिजविक ठीक है। कौन था? तो इसमें अगर हम महिला स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली समर्थकों की बात करें तो उनमें आ जाएंगे आपके मिल महोदय, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाएंगे। और दूसरे कौन आएंगे? बेंथम आएंगे, जेरमी बेंथम, है ना, जेरमी बेंथम आ जाएंगे। और अगर हम तीसरे की बात करें तो मिल आ जाएंगे, जेरमी बेंथम आ जाएंगे, और आ जाएंगे थॉमस हेयर, है ना। इनके ऊपर हेयर प्रणाली का भी है, वो भी हमने आपको बता रखा है। हेयर प्रणाली जो है इन्होंने अच्छे से जो है
एक क्रम में रखा था, व्यवस्थित क्रम में इन्होंने दिया था हेयर प्रणाली को। थॉमस हेयर हो जाएंगे और कौन, सिज्विक हो जाएंगे, सिज्विक ये। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो रहा, सिज्विक। और बाकी की प्रबल समर्थक में अगर हम बात करें तो मिल, बेंथम और थॉमस हेयर, ये महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 4 लोग, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज सिज्विक पूछा है, कल कुछ और पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? विषय वस्तु की पद्धति से पूर्व होना चाहिए, विषय वस्तु की पद्धति से पूर्व होना चाहिए, या वास्तविकता से संबंध होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात हो रही है ना, सत्य क्या नहीं वो देखना है। ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश, या मूल्यों से स्वतंत्र राजनीति विज्ञान। तो अगर हम उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार अगर उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो मूल्यपरक ज्ञान ही समाज के लिए उपयोगी है, ऐसा जो है उत्तर व्यवहारवाद का मानना है। और ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ यदि मूल्य ना हो तो ज्ञान का दुरुपयोग होता है और मानव अहित के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो मूल्यों का जो है, ज्ञान में मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना है। तो मूल्यों से स्वतंत्र राजनीति विज्ञान, यही गलत है। इन्होंने मूल्य से स्वतंत्र नहीं बल्कि मूल्य सहित माना है कि मूल्य सहित राजनीति विज्ञान मूल्यों के साथ होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 कह रहा है, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है ना। तो एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन किसका है? तो लास्की का है, H.A. ट्विनर का है, V.O. की का है, या H. जेगलर का है? तो किसका है ये कथन? ये जो H. जेगलर हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, है ना, इंटरेस्ट हिंदी में लिखते हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, सोसाइटी ये इनकी बुक है जेगलर की। और इसी में जो है अपने इन्होंने दबाव समूह की परिभाषा दी है, और ये परिभाषा इसी बुक में दी गई है। बाकी और भी दबाव समूह के बारे में इन्होंने विवरण दिया हुआ है इसी बुक में। इंटरेस्ट ग्रुप्स, क्योंकि दबाव समूह को इंग्लिश में इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं, और इन अमेरिकन सोसाइटी, और ये जो है मेनली जो क्या है अमेरिकन सोसाइटी में ये ग्रुप जो है बहुत प्रभावशाली हैं, इंडिया में भी हैं लेकिन अमेरिका की जितना नहीं है। तो ये वहाँ पर जो है बुक वहाँ के बारे में लिखी गई है, किसके द्वारा? H. जेगलर के द्वारा लिखी गई है ये बुक, और इसी में ये विचार इनके दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्न में कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। कौन सी समिति है बताइए? तो अगर हम जो है समितियों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी, ठीक है, दूसरी होती है तदर्थ। ठीक है, एक होती है स्थायी, दूसरी होती है तदर्थ। तो जो स्थायी समितियां होती हैं उनका निर्वाचन जो है निर्वाचन या नियुक्ति जो भी होती है प्रतिवर्ष होती है, या जो कहते हैं कि एक निश्चित समय में होना हो, जैसे कि चुनाव होते हैं आवधिक होते हैं, तो ऐसे ही एक निश्चित पीरियड में ये होने होते हैं। और इनका कार्य जो है चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। अगर हम प्रमुख स्थायी
जो है समितियों की बात करें तो लोक लेखा समिति हो जाती है, प्राक्कलन समिति हो जाती है, सरकारी उपक्रम है ना, उपक्रम समिति हो जाती है, और कार्य मंत्रणा समिति हो जाती है, विशेषाधिकार समिति हो जाती है, और ये लोक उपक्रम समिति हो जाती है। ये सारी समितियां जो हैं मेन समितियां हैं। तो ऑप्शन डी जो ये वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है, ये जो है स्थायी समिति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है या समस्त बुराइयों को उसी प्रकार समाप्त करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को, है ना। ये जो है किस में कहा गया, ये मत दिया गया है, किस में दिया गया है, रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में या मनुस्मृति में। तो जो है तो ये विचार किस में दिया गया है, मनुस्मृति में दिया गया है कि दंड नीति होती है विश्व को मर्यादित रखती है या समस्त बुराइयों को उसी प्रकार समाप्त करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को समाप्त करता है। तो ये मनुस्मृति में दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं, कथा सरित सागर में मिलते हैं, या मेघदूत में मिलते हैं, या योग वशिष्ठ में मिलते हैं, या व्यास रचित महाभारत में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक विचार जो हमारे प्राचीन किताब ग्रंथ हैं या बुक्स हैं, तो इसमें किसमें जो है राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो व्यास रचित महाभारत है, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो ये रचित महाभारत है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है राजनीतिक विचार मिलते हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्व, जिसमें एक शांति पर्व की बात होती है, जिसमें मत्स्य न्याय की बात होती है ना। तो ये 18 पर्व हैं, इसमें 18 पर्व दिए गए हैं इसमें। और राजशास्त्र के किसी न किसी पहलू से संबंध जो 18 पर्व हैं, ये सभी जो हैं राजशास्त्र यानी कि जो शासन की नीतियां हैं, राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ वो बताते हैं, सभी पर्व बताते हैं। तो ये सब प्राचीन पुस्तकों में सबसे ज़्यादा राजनीति विचार इसी में मिलते हैं, बाकी तीनों में उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो और इसमें एक शांति पर्व है, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है आपका, शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में क्या कहा गया है कि मत्स्य न्याय की बात की गई है कि बड़ी मछली अगर राज्य में कानून नहीं होगा, कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसमें से एक शांति पर्व है 18 पर्व में से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, कब होता है, 21, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने से राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 के लक्षण जो संरक्षण का विस्तार जो उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति के पक्ष में जो है कुछ निर्णय दिए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि जब ये उच्चतम न्यायालय निर्णय देते हैं तो कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि सरकारी अस्पताल द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता न देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो अगर कोई हॉस्पिटल उसको सहायता देने, चिकित्सा करने से मना कर रहा है तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और हथकड़ी तभी पहनाई जानी चाहिए जब भाग जाने की आशंका हो, किसी को गिरफ्तार करने गए हो तो उसके भागने की आशंका पर ही हथकड़ी पहनाना चाहिए। और क्या है, मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है। ये सब कुछ इनके जो न्यायिक डिसीजन हुए थे उसमें ये बातें कुछ कही गई हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि
कर्मचारी के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो कौन सा संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए? तो कौन सा है? मार्क्सीय समाजवाद या श्रेणी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद? फेबियन समाजवाद कौन सा है? ऑप्शन बताइए। तो औद्योगिक प्रजातंत्र जो है श्रेणी समाजवाद की प्रमुख विशेषता है, औद्योगिक प्रजातंत्र। और ये उपर्युक्त जो है विचार इसी समाजवाद का है, श्रेणी समाजवाद का है। और यह जो है तर्क देता है कि कामगारों की श्रेणियां सारी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन जाएंगी और ऐसे में जो है राज्य की भूमिका केवल न्याय निर्णय की रह जाएगी और नागरिक प्रशासन को चलाने के लिए इसने श्रेणी समाजवाद ने कहा है कि नए संगठन का निर्माण करना चाहिए, है ना। नए संगठन का निर्माण करो, नागरिक समाज संगठन का निर्माण होना चाहिए। किस लिए? नागरिक प्रशासन चलाने के लिए। और राज्य का काम क्या है? सिर्फ न्याय निर्णय, यही सब इसका जो है काम है। और मध्यस्थता करना, अगर किसी के बीच में विवाद हो रहा है तो मध्यस्थता जो है बीच में आकर के कुछ उसको सुलझाना और न्यायिक निर्णय करना, यही सब काम होने चाहिए। बाकी नागरिक प्रशासन के लिए नए संगठन जो है बनाने चाहिए। ये श्रेणी समाजवाद का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि नए संगठन हो नागरिक प्रशासन के लिए, और क्या हो कि जो औद्योगिक प्रजातंत्र हो, यानी कि ये जो सभी श्रेणियां हैं इनका जो है आर्थिक गतिविधि का ये केंद्र बन जाएंगे, यानी कि आर्थिक गतिविधि पर इनका नियंत्रण हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं श्रेणी समाजवाद की खास विशेषता हैं और इन्हीं से घूम फिर के सारे क्वेश्चन बनते हैं। GDH कोल जो है इसके कौन है? GDH कोल कई बार मैंने बता रखा है। GDH कोल इसके जो है प्रतिपादक हैं, समर्थक हैं, ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, या विधि के समक्ष समता, या धर्म की स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, तो ये अधिकार हैं अनुच्छेद 15, जिसमें कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर कोई जो है विभेद नहीं किया जाएगा, है ना। और दूसरा है क्या है? अनुच्छेद 16। इसमें क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि आपका यही वाला पॉइंट आ रहा है। और अनुच्छेद 19 ये क्या कहता है कि ये वाक स्वातंत्र्य, यानी कि विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की, संगम की, है ना, और आवागमन की, और मतलब पूरे भारत भ्रमण की, भारत घूमने की, और वहाँ कहीं भी पूरे भारत में निवास करने की, और कहीं भी रोजगार करने की, इन सब की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको देता है। और अनुच्छेद जो है 29 और 30, तो जो ये अल्पसंख्यक हैं, भारत के नागरिक हैं जो अल्पसंख्यक हैं, ये दोनों अनुच्छेद संस्कृत और शिक्षा संबंधी उनको अधिकार देते हैं कि आप अपनी संस्कृत को बनाए रखिए, उसको मतलब निरंतर बनाए रखने के लिए आप उसमें कर सकते हैं, कुछ अपने एजुकेशन सेंटर वगैरह खोल सकते हैं, उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 29 और 30, तो इतने जो हैं जो मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। 15, 16, 19 और 29 और 30, इसमें शिक्षा और संस्कृत के बारे में बात कही गई है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, जो कि अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य शासन से संबद्ध है? जनपद, मुक्ति, नगर, ये सभी, है ना। जनपद, मुक्ति, नगर, ये सभी कौन से हैं? तो जैसे कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जनपद। अगर हम बात करें जो कौटिल्य ने, जिनको विश्वगुप्त बोल लो या आप चाणक्य भी कह सकते हैं, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने 7 प्रकृतियों या अंग की बात की है, जिसको हम सप्तांग बोलते हैं, है ना। सप्तांग राज्य की है जो है 7 अंगों की बात की, जिसको सप्तांग बोलते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? पहला आता है स्वामी, दूसरा आता है अमात्य, तीसरा आता है जनपद, इसको प्रदेश भी कह सकते हैं ना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, प्रदेश। और दुर्ग, है ना, दुर्ग। कोष में क्या खजाना वगैरह आ जाता है। दंड एवं मित्र क्या, जो मित्र राष्ट्र हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो कितने हुए? ये तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके। ये जो है सप्तांग दिए गए हैं और इनमें से देखिए ये जनपद यहाँ पे मैच हो रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हुआ। बाकी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह विचार किसने व्यक्त किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है? किसने कहा ये? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ने, या न्यायाधीश खन्ना ने, या डॉक्टर V.N. राव ने, या K.M. मुंशी ने? किसने कहा जो है कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक रखता है, क्या रखता है? शक्तियाँ रखता है। तो ये कहा है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति को संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में निहित किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53? किसके द्वारा किया गया है? तो अगर हम बात करें कि कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में निहित है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 53(1) में। ठीक है, 53(1) में ये कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग क्या होगा कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यानी कि जिसमें जो राष्ट्रपति किसके, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से, तो मंत्रिपरिषद की सहायता से सारे काम ये करता है उनकी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृत्युदंड के संबंध में भारत में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना, सजा को बदलना, क्षमा करना। तो अगर हम मृत्युदंड की सज़ा की बात हो रही है, यहाँ पर मृत्युदंड की सज़ा को स्थगित कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को कम कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। तो क्षमा नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी जो है ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो राज्यपाल का ये अधिकार क्षेत्र हैं अपराधों जो, तो इसमें मृत्युदंड शामिल नहीं है। मृत्युदंड को ये जो है शामिल नहीं करता, क्षमा नहीं कर सकता है। सज़ा को, जो सज़ा होती हैं, अगर कोई नॉर्मल सज़ा हो गई तो उसको स्थगित कर सकता है, और कोई अगर सज़ा हो गई तो कम कर सकता है, सज़ा को बदल भी सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड मिला है तो उसे क्षमा नहीं कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को मिला है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय स्पीकर लेता है? तो स्पीकर किस तरह की समाप्ति का निर्णय लेता है? सामान्य समाप्ति, गिलोटिन या उपखंडीय समाप्ति या कंगारू। तो किस तरह की समाप्ति का जो है निर्णय स्पीकर द्वारा लिया जाता है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गिलोटिन यही होगा कि जो समाप्ति के प्रकारों में से गिलोटिन के द्वारा गिलोटिन का निर्णय जो है स्पीकर लेता है। इस प्रकार की समाप्ति का निर्णय तो गिलोटिन की समाप्ति का निर्णय ये लेता है। अगर इसकी बात करें तो ये फ्रांस में एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है और भारत में किसी विवाद पर बहस समाप्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है और वो इसी के थ्रू करता है, गिलोटिन के द्वारा समाप्त करता है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? 75(3), 76(3) या 77 या 79? तो कौन कहता है? अगर हम अनुच्छेद 75 में की बात करते हैं तो मंत्रियों के बारे में इसमें बातें कही गई हैं, मंत्रियों से संबंधित उपबंध इसमें रखे गए हैं। और अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की बात कौन करता है? 75(1) है ना, नियुक्ति की बात करता है, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करेगा। अगर हम और 75(2) की बात करें तो मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मंत्री क्या होंगे? मंत्री प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ऐसा बोलता है। अगर अनुच्छेद 75(3) की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये 75(3) कहता है ये कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये 75(3) में कहा गया। 75(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा और 75(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मंत्री जो है अपने पद पर बने रहेंगे। ये कुछ बुक्स हैं, द 18th बुमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, और ये क्या है? दी जूइश क्वेश्चन, ये इनकी बुक है। तो आपको बताना निम्न में कौन से एक अध्ययन में मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है? तो किस पर दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी में दिया है, या इंट्रोडक्शन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिया है, या दी 18th बुमायर ऑफ लुई बोनापार्ट में दिया है, या ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन में दिया है? तो बताइए किस में ये दिया है इन्होंने? तो ये इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है। किस में दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी में दिया है इन्होंने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 220? ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सी है, अनुच्छेद 227 है, और डी है क्या यहाँ पर? 245।
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कौन से अनुच्छेद को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो कौन कौन से हैं ऑप्शन आपके पास है। ए में 1, 2, 3 है। जो पहला है इसमें 1, 2, 3 दिए गए हैं। दूसरे में क्या है 1, 3, 4 है। तीसरे में क्या है 1, 2, 4 है। और चौथे में ये सभी हैं। तो कौन सा इसमें यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एक ये 32 है, ये अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा इसको घोषित किया है, ठीक है। और बी को भी किया है 226 को, और डी को भी किया है 245 को, ठीक है। ये 3 को किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा, वो तो हमने देख लिया। अनुच्छेद जो है 32 है, ये क्या कहता है? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय इसके द्वारा रिट जारी करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और ये जो है 32 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी इसको मौलिक अधिकार में दिया गया है। जबकि ये जो 226 है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कौन? HC हाई कोर्ट, ठीक है। इसके द्वारा हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये हो गया। अगर 245 की बात करें तो इसमें क्या है कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि पूरे जो है भारत के लिए, राज्य क्षेत्र के लिए वो विधि का निर्माण कर सकेगी, लेकिन संविधान के अनुरूप, संविधान के जो नियम कानून हैं उनके अंतर्गत रहते हुए। तो ये तीनों का हमने यहाँ पर बता दिया है और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, पहला, दूसरा और चौथा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय विभाजन किसकी संस्तुति पर होता है? राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय विभाजन किसकी संस्तुति पर होता है? योजना आयोग की, सरकारी आयोग, वित्त आयोग या अंतर्राष्ट्रीय परिषदें? तो किसके द्वारा होता है ये? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वित्त आयोग, है ना। इसमें क्या होता है कि संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, राज्यों के चीज़ों को देखेगा ये वित्त आयोग, और साथ में जो संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले अनुदान हैं उसके बारे में भी ये देखेगा। तो वित्त आयोग जो है राज्य एवं संघ के बीच जो वित्तीय विभाजन है, ये जो है वित्त आयोग की संस्तुति पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ को सार्वभौम संघ किसने कहा है? CH एलेक्जेंड्रोविच ने, या MP शर्मा ने, या K संथानम ने, या AC बनर्जी ने? किसने कहा है? तो अगर हम बात करें तो ये प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच जो थे, इन्होंने कहा है कि भारतीय संघ को सार्वभौम संघ का जो है सार्वभौम संघ बोला है। भारतीय संघ को सार्वभौम संघ इनके द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह 3 स्तरीय संख्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित करता है, या विधि के समक्ष समानता के अधिकार को संविधान में भाग 3 से अन्यत्र स्थानांतरित करता है, या सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता हो कि इनमें उपरोक्त में से जो भी उपयुक्त कथन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया था, या इसमें ये बात रखी गई थी कि जिस विधि को संविधान संशोधन विधि बताया जाएगा उसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो जो संविधान संशोधन विधि, जिस विधि को संविधान संशोधन विधि जो भी होगी, उसको जो है
सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और ये जोड़ा कब गया था? जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये चीज़ जोड़ी गई, 42वां संशोधन, उसी में ये जोड़ा गया था, प्रावधान किया गया था कि जो होगा कि ये जो संविधान संशोधन विधि जिसको बता दिया जाएगा उसमें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार खत्म हो जाएगा, मतलब उसके लिए कोई अपील वहाँ नहीं कर सकता है, चुनौती नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संघ सरकार निम्नांकित में से किस विषय में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संघीय विषयों के संदर्भ में, अन्य निष्ठ सूची के संदर्भ में, या राज्य सूची के संदर्भ में? उपरोक्त कोई नहीं। तो किसके बारे में ये दे सकती है? तो जो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो है संसद क्या कर सकती है कि विधि बनाने की शक्ति रखती है। अगर कोई जो है राष्ट्रीय हित का मामला है और वो राज्य सूची का विषय है तो 249 के तहत ये जो है संसद विधि बनाने की शक्ति रखती है। तो ये हो जाएगा सी, राज्य सूची के संदर्भ में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्योंकि कह रहा है संघ सरकार निम्नांकित में से किस विषय में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो राज्य सूची के संदर्भ में दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, या अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 52 में? किस में किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 50 है इसमें जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को पृथक रखने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है, निम्न में से कौन सी समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको क्या किया, समान प्रक्रिया से अपदस्थ यानी कि पद से हटाए जाने की यहाँ पर बात हो रही है कि कौन समान एक जैसी प्रक्रिया से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, कौन कौन से? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन से जो है एक ही समान प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास फर्स्ट एवं सेकंड यानी कि पहला और दूसरा, बी है दूसरा तीसरा चौथा, सी है तीसरा चौथा पांचवा, जबकि डी है पहला दूसरा और पांचवा। ठीक है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये, और भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये दोनों एक ही समान प्रक्रिया से ये हटाए जाते हैं। और तीसरा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो रहा है। पहला और दूसरा और कौन सा, पांचवा, ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। ये तीनों जो है एक ही प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाए जाएंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए किसको नज़ीर माना गया है? ऑस्ट्रेलिया को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करने को जिससे हमने लिया, जिस देश से लिया है अवशिष्ट शक्तियों की प्रणाली को या प्रक्रिया को, तो वो कनाडा से है, कनाडा में। और इसके द्वारा जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी है। और जो है भारतीय संविधान में ये लक्षण कनाडा से लिया गया है और केंद्र को, भारत में केंद्र को ही ये अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस अधिकार क्षेत्र के अंदर करता है? परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो भी विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चाहे राज्यों और राज्यों के बीच में हो, या केंद्र और एक राज्य, या केंद्र और अनेक राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सुझाया था? तो त्रिस्तरीय प्रतिरूप था, या द्विस्तरीय प्रतिरूप था, या मंडल पंचायत प्रतिरूप था, या फिर ग्राम पंचायत प्रतिरूप था? कौन सा था? तो अगर हम देखें अशोक मेहता समिति, तो ये क्या है 1977 को जनता पार्टी के द्वारा इसको गठित किया गया था, है ना। और जो है इसके अशोक मेहता जो है इस समिति के अध्यक्ष थे, और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के टू टियर जो है प्रतिरूप को सुझाया था, यानी कि द्विस्तरीय प्रतिरूप को इसने सुझाया था, जिसमें जिला परिषद तथा मंडल पंचायत कौन सी थी? एक थी जिला परिषद और दूसरी कौन सी बात संतुष्ट दी थी? मंडल पंचायत की। मंडल पंचायत किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस समिति का नाम अशोक मेहता समिति पड़ गया। और ये जनता पार्टी द्वारा 1977 में इसका गठन किया गया था, और इसने द्विस्तरीय प्रतिरूप को संतुष्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन एक कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहा? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, या चंद्रशेखर? तो ऑप्शन डी जो चंद्रशेखर है ये कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है? किस राज्य के राज्यपाल को जो जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त जो राजस्व है उसकी राशि निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। तो कौन होगा इसमें? ऑप्शन आपका सही कौन हो जाएगा? तो अगर हम बात करें तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा मतलब इनकी जो रहन सहन है, इनका जो वहाँ का पर्यावरण है, इनकी ज़रूरतें हैं, ये सब अलग हैं। तो छठी अनुसूची में जो है इनके इन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लागू किया जाता है। और अगर हम बात करें प्रत्येक जनजाति क्षेत्र की स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। इनके जो जितने भी जनजातीय क्षेत्र होते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में, तो इनको स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। और ये जिले जो है राज्य की कार्यपालिका के अधीन होते हैं, किंतु क्या होता है कि जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें जो है बनाई जाती हैं, और जो कि ये विधायी और न्यायिक कार्य करती हैं। तो जो इनकी जो परिषदें होती हैं ये मेन काम इनका ही होता है। ये होती जरूर कार्यपालिका के अंतर्गत, लेकिन इनको स्वायत्तता प्रदान होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की हमारे स्टेट हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, तो इनको थोड़ा सा स्वायत्तता दी गई है ना छठी अनुसूची में। तो यहाँ पर असम आ रहा है, जितने लोग प्रदेशों की मैंने बात की है तो उसमें ये यहाँ पर असम आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहीं के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है। असम, मेघालय भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम, त्रिपुरा, है ना, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या अंबेडकर ने दिया था, या गोविंद वल्लभ पंत ने दिया था? किसने दिया था? तो जो अगर हम क्षेत्रीय परिषदों के इसकी बात करते हैं तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। और परिषद नेहरू ने इन परिषदों के उद्देश्य की क्या कहा था कि ये सहयोग से कार्य करने की आदत डालेंगे। जो ये परिषदें होती हैं ये सहयोग से कार्य करने की आदत डालेंगे। और इन परिषदों को जो है 5 क्षेत्रों में बांटा गया था, जो उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें इनको बांटा गया था। क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी और इनको 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक फासिज्म का लक्षण नहीं है? फासिज्म, फासीवाद दोनों ही वर्ड आपको पता होने चाहिए। फासिज्म, फासीवाद। ठीक है। ऑप्शन ए है विधि के शासन में अनिच्छा से आस्था, शासन राज्य की सर्वशक्ति मत्ता में विश्वास, और या फिर मानव की विवेकशील प्रकृति में आस्था, मुक्त संचार में विश्वास। ऑप्शन एक बार फिर देखते हैं। विधि के शासन में अनिच्छा से आस्था, राज्य की सर्वशक्ति मत्ता में विश्वास, मानव की विवेकशील प्रकृति में आस्था, मुक्त संचार में विश्वास। तो जो अगर हम फासिज्म की बात करें तो इनके लक्षण होते, एक तो ये क्रमबद्ध दर्शन नहीं होता है, और ये दूसरा सर्वाधिकारवादी धारणा इसमें होती है, और ये उग्र राष्ट्रवाद होता है, शांति का विरोधी होता है, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी होता है ना। और क्या है, कुलीन तंत्र में विश्वास करता है, या और भी प्रजातंत्र का घोर विरोधी होता है, तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करता है, साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये आपका सही निकल के आ रहा है कि राज्य की सर्वशक्तिमत्ता में ये विश्वास करता है। और ये बुद्धिहीन दर्शन है, सिद्धांतहीन दर्शन है, प्रजातंत्र का विरोधी है, शांति का विरोधी है, और अंतर्राष्ट्रीयता का ये विरोधी है, बुद्धि और तर्क में विश्वास नहीं करता, अंधविश्वास, मानव पूजा, महामानव, इन सब चीज़ों पर ये विश्वास करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की है? सीकरी समिति, बरुआ समिति, स्वर्ण सिंह समिति, राजा स्वामी समिति। तो आपको मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है, तो आपको अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पक्का पता होगा श्योरिटी से कि किसमें जो है। तो स्वर्ण सिंह, जो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने संस्तुतियाँ दी थी मौलिक कर्तव्य के बारे में, और ये भाग 4 में है। भाग 4 का में, संविधान के भाग 4 का में, है ना, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसी में प्रावधान किया गया इसका। ठीक है। और ये जो है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू होता है। 42nd संविधान संशोधन होता कब ये 19 कब, ये आपातकाल लगा था 75 में, तो ये 76 में हुआ था ना, उसी के बाद ही हुआ था आपातकाल के दौरान, तो 76 में ये हुआ था। तो ये हो रहा, इतने ये मेन पॉइंट हैं इसमें। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखते हैं। न्याय पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामों में अपराधों का निपटारा करेंगी, या न्याय के क्षेत्र में ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएंगी, या समझाकर विवादों का निपटारा करेंगी, या छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगी। तो अगर हम न्याय पंचायत की बात करते हैं तो इनसे अपेक्षा यही की जाती है कि छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगी और उनको निपटाएंगी। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों
संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है। तो किसने किया है? देखते हैं ऑप्शन। हैरोल्ड लास्की ने किया है, या एल.टी. हॉपहाउस ने किया है, या सी.वी. मैकफर्सन ने किया है, या जोसेफ शुम्पीटर ने किया है। किसने किया है? ऑप्शन आप देंगे, बताइए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सी.वी. मैकफर्सन ने जो है विकास को, लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73rd जो 73वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था को हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है, या हर राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है, हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया है, और पंचायत के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी गई है। तो 5 वर्ष की अवधि भी निश्चित है। हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को भी आरक्षित किया गया है। हर राज्य के लिए एक राज्य वित्तीय आयोग की भी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका यही सही नहीं है, तो ये जो है ये राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि अगर हम पंचायती राज स्थापना के लिए संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, है ना, उनके मूल तत्व तो देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन के। तो कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं जो कि अनुच्छेद 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 243 ए से लेकर के, है ना, कितने हैं? 243 डी तक ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं, है ना। और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है इसमें। और जो है कितना 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं इसमें, सभी स्तर पर है ना। 1/3 स्थान किसके लिए? महिलाओं के लिए सीटें जो हैं आरक्षित हैं। और क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका जो है चुनाव भी होता है। और वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी होता है। तो ये सारी इसकी जो है मूल तत्व हैं। ठीक है, तो यही बस मेन पॉइंट है, जो कि त्रिस्तरीय विधायक, ग्राम पंचायत, मंडल एवं जिला पंचायत, ये 3 स्तर पर होंगी। मंडल जो मध्यम होगा, तो अगर जो बहुत छोटे राज्य हैं वहाँ पर मंडल को स्थापित नहीं किया जाएगा। तो बहुत छोटे राज्यों में मंडल नहीं रहेगा। जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर तीनों रहेंगे, यानी कि मंडल भी रहेगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन दिया इसमें, यस, ऑप्शन ए आपका गलत मतलब आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विचारक द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये? अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या एक्विनास द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या मैकियावली द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या जीन बोधा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? तो राज्य के संरक्षण, बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है राज्य के संरक्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो मैकियावली ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में जो है कैसे राज्य को संरक्षण दिया जाएगा, कैसे राज्य को बचाए रखना है, कैसे राज्य को मतलब शक्ति को बनाए रखना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो ये मैकियावली ने जो है राज्य के सिद्धांत के बजाय राज्य के संरक्षण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही हो रहा है। और इस पुस्तक में इन्होंने शासन कला की विवेचना की है, जो है कैसे कैसे शासन करना चाहिए, कैसे कैसे राज्य का संरक्षण करना चाहिए, ये सब सारी बातें बताई हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र का जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है?
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, कल्पित राष्ट्रवाद। किसकी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नागरिक राष्ट्रवाद। क्योंकि जो जॉन लॉक हैं ये अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है प्राकृतिक दशा को त्याग कर नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो प्राकृतिक दशा को त्याग कर कहाँ पर नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा जॉन लॉक जो है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये शब्द देते हैं। तो वहीं से निकला। देखिए कितना डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है? तो नागरिक समाजवाद की वकालत की है। जो उदारवादी हैं नागरिक राष्ट्रवाद की जो है वकालत की है। तो ये यहीं से आया है, क्योंकि इसमें बताते हैं, लॉक बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से निकलकर नागरिक समाज में ये प्रवेश करता है, प्राकृतिक व्यक्ति जो है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगता के लिए ढाल नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित शासन मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। ये किसने कहा है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये व्यक्तिगता के लिए ढाल नहीं है, ये गैर व्यक्तिवादी निगमित शासन मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। तो F.A. हेयक ने कहा है, मैकफर्सन ने कहा है, जॉन रॉल्स ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये F.A. हेयक द्वारा दिया गया है। ये कथन जो है F.A. हेयक के अनुसार कहा गया है। और इसमें ये बताते हैं कि हेयक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या माना है कि वो स्वतंत्रता है कि जब दूसरों की मनमानी या इच्छा के अनुसार हमें विवश या बाध्य ना होना पड़े, वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसी को इन्होंने बताया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जो फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक है ये किसने लिखी है पूछ रहा है। ऑप्शन है ऑस्टिन, के.सी. वियर, F.G. विल्सन या C.F. स्ट्रॉन्ग। तो ये पुस्तक जो है फेडरल गवर्नमेंट के.सी. वियर द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों एवं दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है। तो ये किसने कहा है? T.H. ग्रीन ने कहा है, लास्की ने कहा है, E. बर्क ने कहा है या E. बार्कर ने कहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, E. बर्क द्वारा कहा है, क्योंकि E. बर्क ने जो है राज्य को कृत्रिम संस्था न मानकर नैतिक और आध्यात्मिक सत्ता के रूप में इसको देखा है। और ये संविदा सिद्धांत को जो है खंडन करते हैं। जो राज्य की उत्पत्ति के विकास के बारे में जो दिए गए हैं, सामाजिक समझौता के सिद्धांत दिए गए हैं, उनको जो ये खंडित करते हैं पूरी तरह से। और इनके अनुसार प्राकृतिक नहीं, जो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक ना होकर के सामाजिक होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? तो जो महाभियोग प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है। ये इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। ऑप्शन जो है सही नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? मॉरिस जोन्स ने, M. वीनर ने, रजनी कोठारी ने या E.A. सिल्स ने? किसने किया है? तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो मॉरिस जोन्स हैं ये जो है मोटे तौर पर 3 प्रमुख भाषाएं मानते हैं, भाषाएं या शैलियाँ मानते हैं भारत की राजनीति में। कौन कौन सी? एक तो आधुनिक हो गई, आधुनिक, परंपरागत,
परंपरागत, और तीसरी हो गई संतों की भाषा। संतों की भाषा, ठीक है। इतना जो है इन्होंने संतों की भाषा, ये तीन जो हैं ये इन्होंने बताए हैं कि कौन कौन सी तीन भाषा शैली की बात की है। तो यही है आधुनिक, परंपरागत और संतों की भाषा जो है भारत की राजनीति में, यही तीन भाषाओं की इन्होंने बात की है मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या प्लेखनाउ। तो जो मार्क्स द्वारा है तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का इन्होंने सिद्धांति दिया था। लेनिन और स्टालिन के द्वारा भी ये शब्द का प्रयोग हुआ है, बट जो ये प्लेखनाउ हैं इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डेमोक्रेटिक पुस्तक थे जो थी, इसके लेखक कौन हैं? H.A. मेयो हैं, ये B. टूमैन है, या मैकफर्सन है, या G. सार्टोरी हैं? G. सार्टोरी हैं। कौन है? तो ये बुक जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक जो है मैकफर्सन है। इसका अगर पूरा नाम देखें तो डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेस इन रिट्रीवल है। डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेस इन रिट्रीवल है इसका जो है, ये इसकी पूरी बुक का नाम है और ये दिया मैकफर्सन के द्वारा ये लिखी गई है। तो अगेन हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनको बिग सैल्यूट। और कुछ लोगों का कहना होता है कि बहुत टफ लैंग्वेज है, मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है। तो आप यकीन मानिए यही लैंग्वेज आपको पेपर में देखने को मिलेगी, इससे हल्की लैंग्वेज आपको देखने नहीं मिलेगी। अभी जो MP का वर्ग 1 का पेपर हुआ था, MP टेट वर्ग 1 का, इसमें यही बच्चों की यही शिकायत थी कि लैंग्वेज बहुत टफ थी। उनको मतलब जिन्होंने अच्छा पढ़ के गए भी थे उनको भी लैंग्वेज टफ लग रही थी, क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिस हम लोग इजी लैंग्वेज में करते हैं और वहाँ पर लैंग्वेज टफ आ जाती, फिर हमारा बहुत सारा टाइम तो उस लैंग्वेज को मतलब समझने में चला जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ हम पहली बार देखेंगे, जो चीज़ हम रोज़ प्रैक्टिस में नहीं लेंगे जिन वर्ड्स को, तो उनको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं टफ लैंग्वेज को एकदम जो आपकी एग्ज़ाम्स वाली लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लेकर के आती हूँ, ताकि आप इतना समय यहाँ पर दे रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल वैसी हो जैसे कि आप एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम में बैठकर पेपर सॉल्व करते हैं, उस तरह से हो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगर आपके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन की संख्या कम कर दूँगी, 30, 40, 35 ऐसे कर दूँगी। तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इनकी संख्या कम कर दी जाएगी। धन्यवाद।